कभी आपने सोचा है कि आपके जो दांत एक दफ़ा कच्चे दांत आते हैं, दूध के दांत आते हैं, उसके बाद वो झड़ जाते हैं और पक्के दांत आ जाते हैं जिसको हम परमानेंट डेंटिशन कहते हैं। अब वो जो पक्के दांत हैं उनको भी साफ ज़रा कीड़ा लगता है, ख़राब होते हैं, उनको भी निकलवाना पड़ जा सकता है, या आपके सारे दांत हो सकता है निकल गए हों या कुछ ना कुछ निकल गए हों। तो आपके जहन में ख्याल तो आता होगा कि 2 दफ़ा अगर दांत फिर से आ गए हैं तो तीसरी दफ़ा दांत हमारे क्यों नहीं आ रहे? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे तीसरी दफ़ा दांत वो फिर से आ जाएं हमारे नेचुरल जैसे कि पहले आए थे? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस ने काफ़ी सारे रिसर्च और तजर्बात के बाद यहाँ तक पहुँची है कि दांत फिर से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे और क्या क्या उनमें प्रॉब्लम्स हैं अभी तक, और कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये दांत लग सकते हैं, और अगर लग सकते हैं तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं जो अभी तक ओवरकम करने में टाइम लग रहा है, और जो स्टडीज़ हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, और आपको क्या तवक्को रखनी चाहिए कि क्या तीसरा जो आपका दांतों का सेट है वो दोबारा ग्रो किया जा सकता है, और टेक्निकली आपके केस में ये क्या हो सकता है। ये सारी बात आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और डिजिटल चैनल। अच्छा, बात यह है कि ये जो आपके दांत हैं इनको ग्रो करने के लिए ये कब हमें दांत हमारे जो हैं वो पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा एम्ब्रियो बनता है। हमारे डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनमें सारे सेल्स डिफ्रेंशिएट करके एक एक आर्गन बना देते हैं, जिसमें डेंटल टिश्यू भी एक आर्गन है, वो एक कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से बोन में कन्वर्जन होती है, लिवर बनता है, ब्रेन बनता है, हमारा फेस बनता है, आँख बनती है, नाक बनता है, कान बनता है। हर चीज़ अलग-अलग डिफ्रेंशिएट करती है। और मज़े की बात यह है कि सब कुछ ये एक ही सेल से बनता है, जो कि एक टोटीपोटेंट सेल जिसे हम कहते हैं। मतलब आपका जब एग के साथ स्पर्म मिला और आपका एक एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो ने मज़ीद मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा ऑर्गेनिज्म या एक पूरा इंसान बना देते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए साइंटिस्ट्स ने ये देखा कि अगर हम सिर्फ एम्ब्रियो के कुछ सेल्स को लेके उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करें, इस तरह से उसको स्टिमुलेट करें कि वो फिर से हमारे कुछ ऑर्गन्स जो कि ख़त्म हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उनको फिर से रीग्रो किया जा सके। और इस स्टडीज़ में काफ़ी सारे कैंसर के पेशेंट्स जिनकी कीमोथेरेपी हुई थी और उसके बाद उनके जो ब्लड सेल्स थे वो फिर से रीग्रो किए गए। उनका जो कुछ सेल्स थे जो डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी, तो वो काफ़ी सारे सेल्स कामयाब हो गए बनाने में, दोबारा रीग्रो करने में। तो इसी रिसर्च ने ये देखा कि अगर हम डेंटल जो टिश्यू है जिसको टूथ हम कहते हैं, डेंटल ऑर्गन है, हम इसको अगर हम रीग्रो कराएं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें आ सकती हैं, या क्या क्या हमारे पास फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बेसिकली आपको इस सब को समझने के लिए कि दांत का जो सेट है वो कैसे दोबारा आ सकता है हमारे मुंह के अंदर, एक दफ़ा 2 दफ़ा तो आ गया, तीसरी दफ़ा अगर हमने ख़ुद से रीग्रो करना है, कोई टूथ फ़र्ज़ किया आपके मुंह के अंदर एक टूथ जो है वो लॉस हो गया, तो हम उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक ये, दूसरा ये कि अगर कोई टूथ हमारे जो है वो पेरिडोंटल डिजीज़ से, गम डिजीज़ से या कमज़ोर हो गए हैं, या दांतों की कोई बीमारी हो गई है, मसूड़ों की कोई बीमारी हो गई है, तो जिसके नतीजे में हम चाहते हैं कि वो रिपेयर भी हो, जो डेंटल टिश्यू है या जो गम डिजीज़ है, या उसको हम रिपेयर करें, रिवर्स करें और चीज़ों को ठीक करें। ये स्टेम सेल जो है ये इन 2 चीज़ों पे काम बेसिकली करता है। एक तो जो डेंटल हमारा दांत हैं, हमारे मसूड़े हैं, उनको रिपेयर करने में उसका क्या रोल है, और दूसरा अगर फिर से हम रीग्रो करना चाहें दांतों को, क्या वो रीग्रो दोबारा कर सकते हैं। अब इन 2 सवालों के जवाब के लिए हम आज डिस्कस करेंगे। स्टेम सेल बेसिकली है क्या? स्टेम सेल देखें जी, आपका जो भी समझें कि आप इस टाइम हम इंसान बैठे हुए हैं, तो बेसिकली हम एक एम्ब्रियो से बने हैं। एम्ब्रियो क्या होता है कि जब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है उसके नतीजे में जो डेवलप होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और वो पहले दिन से, जिस दिन ये फर्टिलाइजेशन हुई, उससे लेके 8 हफ्ते तक ये इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। इस एम्ब्रियो ने बाद में कन्वर्ट होकर पूरा एक इंसान बना देना होता है। तो वो सेल जो बेसिकली किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो सकते हैं उनको हम स्टेम सेल कहते हैं। मतलब ऐसा सेल जो किसी भी शक्ल में बाद में तब्दील होकर एक पूरा एक ऑर्गन बना सकता है, जिसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी ऑर्गन में, किसी भी सेल टाइप में डिफ्रेंशिएट होकर एक कोई भी ऑर्गन बना सकता है, उसको हम स्टेम सेल कहते हैं। अब इस काम के लिए जो पर्पज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए जो स्टेम सेल्स हैं हमें 2 चीज़ों से, 2 जगहों से मिल सकते हैं। एक तो है एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो से हमें कैसे स्टेम सेल ले सकते हैं? जैसे ही एग और जो स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हुई, एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो के 5वें दिन हम उसमें से कुछ सेल्स निकाल सकते हैं जिनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं। उन स्टेम सेल्स को हम एक ख़ास माहौल में रख के, जिसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, वहाँ पे हम उनको इन्हेंस करते हैं। उसके बाद इन्हेंस करके हम उसे उस जगह पे प्लेस करते हैं जहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है। फ़र्ज़ क्या, दांत है आपका, एक नीचे वाला दांत है जो नहीं है, तो उस जगह पे हम उसे फिर प्लेस कर देंगे उन सेल्स को जो हमने एम्ब्रियो से लिए। फिर उनको हम स्टिमुलेट करेंगे कुछ ख़ास केमिकल से, कुछ मेडिकेशंस वहाँ पे रख के, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके, और फिर उसको एक ग्रो कराएंगे और वो बाद में उस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे जिस टिश्यू में हम उन्हें चाहते हैं। और ये सब कैसे होगा? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब कैसे होगा इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। खैर, अभी हम ये देख लें कि एम्ब्रियो से हम स्टेम सेल्स ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा सोर्स है स्टेम सेल्स का, वो है अडल्ट टिश्यू, अडल्ट स्टेम सेल। अडल्ट स्टेम सेल्स हम कैसे ले सकते हैं? हमारे दांतों के अंदर जो दूध के दांत होते हैं, अगर वो हम एक्सट्रैक्ट कर लें तो उसमें से भी हम स्टेम सेल्स ले सकते हैं। इसी तरह हमारा जो अकल दाढ़ है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके उसमें से भी हम जो है ना स्टेम सेल्स ले सकते हैं। इवन कि हमारा जो परमानेंट टूथ है, जी किसी भी वजह से अगर वो हमारा निकला है दांत, तो उसमें से भी हम स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं। अब दांत को ग्रो करने के लिए, या दांत के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर एल्वेओलर बोन होती है उसको ग्रो करने के लिए हमें 2 किस्म के स्टेम सेल्स हमें पता चल गए कि मिल सकते हैं जिनसे हम ग्रो कर सकते हैं, एक एम्ब्रियो से और दूसरा अडल्ट से। अब एम्ब्रियो से कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि अब वो किसी और के एम्ब्रियो से साफ ज़रा हम लेंगे तो उसमें कोई एथिकल कंट्रोवर्सीज़ आ जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। उसके अलावा फिर ये है कि अगर हम एम्ब्रियो से लेंगे वो किसी और इंसान का होगा तो जिसके नतीजे में रिजेक्शन हो सकता है, ट्रांसप्लांट, हम रिजेक्शन की तरफ जा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट केस है। लेकिन जो अडल्ट टिश्यू टाइप है, आपका अपना दांत ही, आपका अपना ही बोन मैरो, आपका अपना ही ब्रेन, लिवर, इवन के ओवरियन डक्ट हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, ये सारी इनमें से कहीं से भी हम आपका अपना स्टेम सेल आपका निकालेंगे। उस स्टेम सेल को एक ख़ास एनवायरनमेंट पे हम रीग्रो कराएंगे, उसको एनहेंस कराएंगे। उसके बाद वहाँ पे हम दांत जहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं वहाँ पे हम प्लेस करेंगे और फिर उसे माइक्रो एनवायरनमेंट देंगे, स्पेसिफिक स्टिमुलस देंगे, उसके बाद वो दांत में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक सादा सी स्टोरी है। कहने को तो ये बहुत आसान लग रही है। अब इसमें मुश्किलात क्या क्या हैं, परेशानियां क्या क्या हैं, कैसे कैसे हम इसको जो है ना अचीव कर सकते हैं, उनको ओवरकम करके, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो दांत है हमारा, इसमें हम जो है इसको रीग्रो करने के लिए दोबारा से हमारे पास 5 किस्म के सेल्स हमें चाहिए होते हैं। 5 किस्म के सेल्स, स्टेम सेल्स, वो हमें 5 के 5 के अवेलेबल हों। उसके बाद वो पाँचों सेल्स जो हैं उनको एक माइक्रो एनवायरनमेंट में रखें, इन्हेंस करें। और माइक्रो एनवायरनमेंट ये होता है कि उसमें हम स्पेसिफिक कुछ केमिकल्स डालते हैं, कुछ स्टीराइड्स डालते हैं, उसके बाद उसको हम ग्रो कराते हैं। तो जैसे ही ग्रो करता है, अब वो किस शक्ल में ग्रो करेगा, तो उसको हम एक बायो मटेरियल का एक स्कैफोल्ड देते हैं या कोई फ्रेमवर्क देते हैं कि दांत उसमें फिर ग्रो करे। उसके बाद जो ग्रो करेगा तो वो उसकी स्पेसिफिक शेप आएगी, जिस शेप का हम चाहेंगे उसको ग्रो कर सकते हैं। अब कहने की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने स्टेम सेल लिया, वो तो किसी भी ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकता है, वो दांत में क्यों? हम मतलब यह है कि दांत की जगह पे उसे ग्रो कराएं और पता चले वहाँ पे दांत की जगह पे वहाँ पे कान बन गया, हो सकता है ना, क्योंकि उसी सेल ने किसी भी ऑर्गन में कन्वर्ट होना है, तो वो स्पेसिफिकली दांत में क्यों कन्वर्ट होगा? इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। कोई भी स्टेम सेल हो, जब उसको स्पेसिफिक किसी जगह पे रखेंगे तो वो उस जगह के मुताबिक वहाँ पे बनने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें कन्वर्ट होता है। इसको कहते हैं ट्रांस डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंट जो ओरिजिन का एक सेल है, जब उसे हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ के उसकी ओरिजिन के सेल्स होते ही नहीं हैं, तो वो उसी सेल में कन्वर्ट हो जाता है जिस सेल टाइप के वहाँ पे डिफरेंशिएशन होती है। तो फ़र्ज़ किया अगर हमने कोई बोन बनाने वाला सेल था, उसको हमने डाल दिया आपके दांत की जगह पे और वहाँ पे उसको स्टिमुलस दिया, तो वो वहाँ पे बोन नहीं, वहाँ पे अगर दांत बनना है तो वो दांत में कन्वर्ट होके ट्रांस डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए साइंटिस्ट्स बड़े होपफुल हुए और उन्होंने इंटरेस्ट लिया कि ये तो बड़ा एक अच्छा रिस्पॉन्स है जिसको यूज़ करके हम किसी भी सेल टाइप को लेके जो कि किसी भी ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम स्पेसिफिक सेल में कन्वर्ट करके उसको स्पेसिफिक ऑर्गन में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी चाहें, जहाँ पे भी चाहें। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जिसने इनकरेज किया साइंटिस्ट्स को कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें। तो अब जो है वो
अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा जो हमारा टाइप है वो ये है कि हम रिपेयर कर सकते हैं दांतों को। अगर मसूड़ों की बीमारी है, गम डिजीज़ है, पेरियोडोंटाइटिस है, तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, या उसको हम जो है वो क्योर कर सकते हैं स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू। उसमें ये देखा गया कि जहाँ पे हमारी जो एल्वेओलर बोन है, बेसिकली पेरियोडोंटाइटिस के लिए ये देखा गया, पेरियोडोंटाइटिस ये होती है कि आपका जो टूथ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हैं, उसमें हमारी सीमेंटम है, उसमें हमारी एल्वेओलर बोन है, उसमें हमारा गम टिश्यू है। ये सारा कुछ मिलके हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो दांत को सपोर्ट करता है, और दांत हमारा स्ट्रेंथ के साथ हमारी जो बोन है उसके साथ सॉकेट में रहता है। अब अगर उसकी बीमारी हो जाए तो दांत बजाते खुद ठीक भी हो, तो जब उसकी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कंप्रोमाइज़ होती है तो दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम गम डिजीज़ भी कहते हैं। अब देखा यह गया कि गम डिजीज़ वाले पेशेंट्स को जब स्टेम सेल थेरेपी के साथ ट्रीट किया गया तो पता ये चला कि उनकी जो गम्स थे, पेरियोडोंटल स्टेटस था, जो उनकी पेरियोडोंशियम थी, जो इनकी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स थे वो हील कर गए, वो फिर से रीग्रो कर गए, और दांत की स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छी हो गई। और ये एक प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट था जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको अभी तक अप्रूवल की ज़रूरत है, लेकिन वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और ये बड़े ही जल्दी शायद अवेलेबल होगा ये ट्रीटमेंट। और ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें हम रिपेयर कर सकते हैं स्टेम सेल्स के थ्रू। अब जो टिश्यू इंजीनियरिंग है, जिसमें हम एक बिल्कुल ही नई चीज़ बनाते हैं, जो कि मैंने पहले डिस्कस की, उसमें जो चूहों के ऊपर रिसर्च की गई उसमें बड़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए, और वो चूहे जो है ना उनके अंदर दांत दोबारा से बन भी गए। ह्यूमन्स ट्रायल अभी जो है पेंडिंग है, अभी नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ आ रही हैं और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका रिस्क है, जो कि चूहों में भी देखी गई। अब वो कॉम्प्लिकेशंस हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अब अगर हमने एक सेल डाला है, उसे हम कैसे इन्फॉर्मेशन देंगे, कि कैसे कंट्रोल करेंगे कि अगर हमने एक दांत का कहा है वो वहीं पे बैठ के 10 दांत बना दे। मतलब हमने एक दांत चाहिए, हमने वहाँ पे ग्रोथ के लिए हमने कुछ सेल्स रखे, उनको ग्रो कराया, अब वो ग्रोथ रुक ही नहीं रही, अब उस ग्रोथ को हमने कंट्रोल कैसे करना है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको अभी ओवरकम करना है या टैकल करना है, इससे पहले कि उसको हम ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ लेके आएँ। असल में इशू ये है कि कंट्रोल्ड ग्रोथ जो है वो अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रही। मतलब ग्रोथ तो मुमकिन हो गई, हमने जब रखा दांतों की जगह पे जहाँ पे दांत हमें चाहिए था, तो माइक्रो एनवायरनमेंट दिया, स्पेसिफिक मॉर्फोजेनेटिक मटेरियल्स रखे, उसके बाद वो जो दांत था वो रीग्रो करना शुरू हो गया। लेकिन दांत स्पेसिफिकली कितनी किस्म का और कितने दांत हमें चाहिए, ये लिमिटेशन हमारे इख्तियार में नहीं होती, फिर वो अनकंट्रोल्ड उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को अभी हमने टैकल करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसके नतीजे में कोई टेराटोमास जिसको हम कहते हैं वो बन सकते हैं, ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। और इसके अलावा इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स की देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अभी तक इसलिए जो प्रॉब्लमेटिक है कि हम अगर बहुत ज़्यादा इसको हम दे देंगे स्टीराइड्स वगैरह, तो बाकी इसके लिए बंदे का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है और उसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। तो लग ये रहा है कि फ्यूचर में स्टेम सेल्स फ्यूचर होगा, और ये चीज़ें छोटी मोटी ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ जाएंगी, और हर डेंटल क्लिनिक पे तकरीबन ये चीज़ अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। अब ये कब होती है इसका आप भी वेट करें, इसका हम भी वेट कर रहे हैं, और कोई और अपडेट अगर आप तक आती है तो हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की और वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।